खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जो प्रणब मुखर्जी कभी कांग्रेस की जान हुआ करते थे, आज उन्होंने आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाकर कांग्रेस के मौजूदा प्रेसिडेंट के संघ पर हमलों की सारी धार ही कुंद कर दी और शायद ही कांग्रेस पार्टी इस दर्द से कभी उभर पाए। और तो और संघ मुख्यालय में आरएसएस के फाउंडर और हिंदू राष्ट्र की थ्योरी देने वाले डॉक्टर हेडगेवार को प्रणब दा ने भारत मां का महान सपूत बताते हुए श्रद्धांजलि भी दी। दादा की संघ से यह नई मोहब्बत उनकी पुरानी पार्टी से उनके रिश्तों में भी कुछ खटास घोल गई। प्रणब मुखर्जी की बेटी और कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी आरएसएस को फर्जी खबरें गढ़ने और अफवाहें फैलाने का मंच मुहैया करा रहे हैं उनके वालिद, क्योंकि उनका संघ हेडक्वार्टर में दिया गया भाषण तो भुला दिया जाएगा, लेकिन तस्वीरें हमेशा के लिए रह जाएंगी जिनको फर्जी बयानों के साथ जमकर फैलाया जाएगा। पर दलीलें यह भी दी जा रही हैं कि जब महात्मा गांधी, जेपी और इंदिरा गांधी तक संघ के प्रोग्राम्स में शामिल हो चुके हैं, तो आज प्रणब मुखर्जी के वहां जाने से कौन सी आफत आन पड़ी जो कांग्रेस लीडरान उनके खिलाफ बयान देने लगे। बड़ा सवाल आज यही है कि प्रणब बने भागवत के मेहमान तो कांग्रेस क्यों हुई परेशान। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। आरएसएस के दरबार में प्रणब दा की हाजिरी। प्रणब दा संघ के मेहमान, कांग्रेस हो रही है परेशान। क्या 2019 से पहले प्रणब के नागपुर जाने का बीजेपी को होगा फायदा? नागपुर में प्रणब की मेहमान नवाजी बनी कांग्रेस की आफत। कांग्रेस की जानिब से होने वाले तमाम एतराजात को दरकिनार करते हुए साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी नागपुर पहुंचे। जहां प्रणब दा के फैसले से संघ खुश है तो वहीं कांग्रेस परेशान है। संघ प्रमुख ने कहा कि हम हर साल अहम शख्सियात को दावत देते हैं। इसी पस मंजर में हमने प्रणब मुखर्जी को भी दावत दी। जिनको आना होता है वो हमारी दावत को कबूल करते हैं। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी साहब से हम परिचित हुए। सारा देश पहले से ही जानता है। अत्यंत समृद्ध, ज्ञान समृद्ध, अनुभव समृद्ध ऐसा एक आदरणीय व्यक्तित्व हमारे पास है और ऐसे सज्जनों से पाथेय ग्रहण करने का लाभ हमको मिल रहा है, उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। हमने सहज रूप से उनको आमंत्रण दिया। उन्होंने हमारे हृदय का स्नेह पहचान कर सम्मति दी और वहां यहां उपस्थित है। एक सहज स्वाभाविक बात है। उनको कैसे बुलाया और वो क्यों जा रहे हैं, ये चर्चा निरर्थक है। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने संघ के मंच से खिताब किया। प्रणब दा के अलावा सुनील शास्त्री, संजय लाल भाई, राजेंद्र प्रसाद, राजीव मल्होत्रा और दीगर अहम शख्सियात मंच पर मौजूद रहे। Let us make a beginning with the dictionary meaning of these three words. Nation is defined as a large group of people sharing the same culture, language or history and inhabiting a particular state or area. Nationalism is defined as identification with one's own nation and support for the interests, especially to the exclusion of interests of other states. साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किए गए थे। आरएसएस के सदर दफ्तर नागपुर में तीसरे साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम के मौके पर प्रणब दा ने शिरकत की और संघ के हजारों कारकुनान के दरमियान अपनी बात रखी। नागपुर में प्रणब दा की मेहमान नवाजी ने कांग्रेस की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या 2019 से पहले प्रणब मुखर्जी के नागपुर जाने का बीजेपी को फायदा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो मंच से बातें तो अच्छी अच्छी कही गई हैं, फिर कांग्रेस की परेशानी का सबब आखिर क्या था? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ राजीव पांडे साहब जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी मौजूद हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। अनुराग भदौरिया साहब समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव साहब मौजूद हैं, सीपीआई के तेज तर्रार लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं।
और प्रशांत देशपांडे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि आरएसएस के विचारक हैं। संघ की राय रखेंगे, संघ की बात रखेंगे। और थोड़ी देर में सुरेंद्र राजपूत साहब, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, भी इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे। स्क्रीन पर आपको वो थोड़ी देर में नजर आएंगे। लेकिन पहला सवाल, प्रशांत देशपांडे जी, आज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि प्रणब मुखर्जी भी मंच पर मौजूद थे, सारी बातें अच्छी अच्छी हो रही थीं, और प्रणब दा ने आज एक बड़ी सीख दी, जो शायद इससे पहले संघ के हेडक्वार्टर में मुझे लगता है कभी नहीं दी गई होगी। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी धर्म कभी भी भारत की पहचान नहीं हो सकता। जिस तरह से बार बार इस आइडियोलॉजी को थोपने की कोशिश की जाती रही कि भाई भारत में रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं, और यहीं पर जो दूसरी कम्युनिटीज के लोग हैं वो अपने आप को एक अलग थलग तरीके से देखने लगते और अलग महसूस करने लगते। कहीं ना कहीं आपको लगता है उस खाई को पाटने की कोशिश की गई है आज? ये बड़ी बात है। नहीं, देखिए, आपने बात बहुत सही कही है, और प्रणब दा ने भी अपनी तरफ से जो उनको विचार रखना था वो अवश्य बहुत अच्छे शब्दों में, और जो मूलभूत विचार है इस देश का वही विचार रखा है। लेकिन इस बात को अलग तरीके से देखना, ये कोई हमारे संस्कृति में बैठता नहीं है, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति को अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है। केवल अधिकार नहीं है, परंतु वो उस विचार के साथ में जी सकता है और उसको आगे भी बढ़ा सकता है। और संघ ने जो कहा वही अलग शब्दों के अंदर, और केवल उसे अंग्रेजी में यह कहने का प्रयत्न प्रणब दा ने किया, और वो बहुत सफल प्रयास किया उन्होंने। तो इसलिए इस प्रकार का विचार आना कि संघ कुछ अलग कहना चाहता है और प्रणब दा कुछ अलग कहना चाह रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संघ हमेशा सर्व समावेशक इस प्रकार की भूमिका लेकर के चलने वाला है। संघ ने कभी भी किसी को अलग माना नहीं है। जो कोई इस देश में रहता है, इस भारत को अपनी भारत माता मानता है, इसे अपनी पुण्य भूमि मानता है, कर्म भूमि मानता है। आपने हमेशा अलग माना है सर, आपने हमेशा अलग माना है। आपका इतिहास है 1925 से, आपका इतिहास है, आपने अलग माना है। सब अपनी बारी का इंतजार किया कीजिए, मैं आप ही के पास आ रहा था, आप बीच में बोल पड़े तब। एक मिनट, प्रशांत जी अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर विवेक जी ने आपके पास बीच में कंसंट्रेट करिए ना, संघ के विचारधारा पे क्यों आपके लिए कुछ नया नहीं था। और समीर भाई, चलिए प्रशांत देशपांडे साहब, मैं आऊंगा आपके पास। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ भी नया नहीं था, कोई नई बात नहीं हुई है? और आज प्रणब दा की मौजूदगी में, सुनिए, चाहे प्रणब दा के स्टेटमेंट्स हो, प्रणब दा की स्पीच हो, या फिर आरएसएस चीफ मोहन भागवत की स्पीच हो, सबने आइडिया ऑफ इंडिया पर बात की है। मानेंगे आप ये बात? जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, इस आज दोनों स्पीचेस को बहुत ध्यान से हमने सुना और एनालाइज किया। दो चीजें हैं, जब प्रणब मुखर्जी की स्पीच थी प्रणब दा की, उसमें उन्होंने भारत के इतिहास को ट्रेस किया और 600 साल के मुसलमान शासकों के रूल की बात भी करी, ठीक है। और उन्होंने इसको हेल्दी तरीके से प्रेजेंट किया, प्रो इंडिया प्रेजेंट किया एक तरीके से, और सेक्युलरिज्म, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी पे स्ट्रेस किया आरएसएस के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के। और दूसरी बात, जब मोहन भागवत स्पीच दे रहे थे तो उनको भी सेक्युलरिज्म और वसुधैव कुटुंबकम पे स्ट्रेस करना पड़ा। तो ये एक एंडोर्समेंट दोनों लीडर्स को देश के लिए सेक्युलरिज्म को मानना पड़ेगा। ये बात है, ये संघ की आइडियोलॉजी से हमेशा वो नहीं करते पहली हैं, चीज आज करना पड़ा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि देश नहीं, आरएसएस एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन रहा है जो एक धर्म विशेष के हिसाब से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, जिसका सारी सेक्युलर पार्टियां, खास करके लेफ्ट, हम मुखालिफत करते आए हैं। यह देश मुसलमानों का भी है, ईसाइयों का भी है, अन्य माइनॉरिटीज का भी है। तो यह संघर्ष की राजनीति हमारी इनके साथ 1925 से चल रही है। लेकिन अब जब इतनी विविधताएं हैं, तो आज हम ये गलत मानते हैं कि प्रणब दा वहां पहुंचे, ये हमारा एक निजी वो है, लेकिन वो पहुंच गए। स्पीच को अगर आप दोनों के एनालाइज करेंगे, दे बेटर एक्सेप्ट सेक्युलरिज्म। भारत सेक्युलरिज्म से अलग नहीं हो सकता।
सभी माइनॉरिटीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये एक हिंदू राष्ट्र नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम डजंट मीन अ कंट्री ओनली ऑफ हिंदूज, इट मीन्स मुस्लिम्स, सिख, ईसाई सभी उसके अंदर आएंगे। सबको समान रूप से आपको देखना पड़ेगा, सबकी ड्यूटीज हैं और सबके राइट्स हैं। ये आज का संदर्भ था। और दूसरी बात मैं सिर्फ मैं बस 5 सेकंड आपके और लूंगा। प्रणब मुखर्जी को एक पोस्टर बॉय के रूप में यूज करके आरएसएस अपने सेकुलरिज्म का ठप्पा दिखाने की कोशिश कर रही है। 2019 की तैयारी है जिसमें ये फेल होंगे। ये भी हमने आपको लिख करके दे दिया कि अगले साल देश की जनता सेकुलर ताकतों को के जाने से क्या आरएसएस का एक्सेप्टेंस बढ़ा है? और उससे बड़ा सवाल आप लोगों के लिए एज अ पॉलिटिकल पार्टी ये कि जिस तरह के हमले आरएसएस और संघ पर बोले जा रहे थे, उन हमलों की धार कुंद कर दी प्रणब मुखर्जी ने। इससे बेचैनी है क्या? ने जो बात कही है वही बात हम लोग इतने दिनों से कहते आ रहे हैं। अगर आरएसएस घृणा, विभाजन, विद्वेष और शत्रुता का कल्चर छोड़ दे, संस्कृति छोड़ दे और भारतीय संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय मूल्यों पे समाजवाद कुछ सिग्नल में प्रॉब्लम है, आपके आवाज आपकी कट गई है। राजीव पांडे साहब बातें बहुत अच्छी की गई हैं, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन एक सवाल उठाया जा रहा है। एक सवाल यह भी खड़ा किया जा रहा है कि भाई राष्ट्रवाद की बात करता है हमेशा आरएसएस, नेशनलिज्म की बात की जाती है, लेकिन आज जब इतना बड़ा समारोह हो रहा था तो उसमें ना तो कहीं नेशनल फ्लैग नजर आया, ना नेशनल एंथम हुआ। इसकी क्या वजह रही? मुझे लगता है आपको क्लैरिफाई करना चाहिए एक बार, क्योंकि बहुत बातें हो रही है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने मुझे भी लिखा है कि यह सवाल जरूर पूछिएगा सर। समीर भाई, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हर समय रहेगी, आप उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपना एक झंडा है उनका, और उनकी अपने एक वंदन करने का तरीका है, वंदे मातरम गाते हैं, और बहुत सारे संघ गीत हैं। उन जिनको ये चाहिए उनका संघ का गीत उनको मैं भेज दूंगा, आप उनका एड्रेस मुझे दे दीजिएगा। जो विशेष बात है, जो हर समय जब भी कोई बात आरएसएस की शुरू होती है तो कुछ लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं कि अरे प्रणब दा जी चले गए, आरएसएस क्या है। देखिए, इस पर बहुत सारी बहस हो चुकी है। 63 में नेहरू जी को भी 3000 लोगों को उन्होंने बुलाया, लाल बहादुर शास्त्री जी के परिवार के लोग आज भी थे। खुद बहुत बड़े जन नायक जेपी जी ने आरएसएस के साथ काम किया और उन्होंने जनसंघ के बारे में जो बातें कही सब रिकॉर्ड में है। अभी क्या है कि देश में जो एक राष्ट्रवाद की जो भावना उभरी है, उससे कुछ लोगों की दुकानदारी बंद हो गई है, जिसमें जो देश में जो विघटनकारी शक्तियां हैं, जैसे लेफ्टिस्ट लोग हैं, जो ऐसे तत्व थे जो देश को तोड़ने का थे, उनकी दुकानदारी बंद होने के कारण उनमें एक तिलमिलाहट है। और आज जो प्रणब दा ने कहा है वही वर्षों से वही कह रहा है आपकी वजह से हुआ। और सेकुलर, देखिए जब आप बोल रहे थे मैंने एक शब्द नहीं बोला, देश का विभाजन मिस्टर जो भी बोल रहे हैं आप बोल रहे थे, मैंने एक शब्द नहीं बोला। आपने हमें एंटी नेशनल कहा तो हम बोलेंगे, जब ये बोल रहे हैं आप हमें एंटी नेशनल बोलोगे तो हम बोलेंगे। फर्जी लोग बोल रहा है, मैं कह रहा हूँ आप हमें एंटी नेशनल क्यों बोला? आप क्या बोल रहे हैं आपको पता ही नहीं है। Why you are intolerant? Why you are intolerant? आप गलत बात बोल रहे हैं, आप गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। समीर भाई has given me time. I am not intolerant. You are calling me anti-national. You are calling me anti-national. I have to protest. No, I am not losing my. सर थोड़ा सा इंतजार कर लो विवेक जी, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आपकी बारी आएगी, आप जवाब दे दीजिएगा। देखिए राजपूत साहब भी आ गए कांग्रेस पार्टी से, वो भी इंतजार कर रहे हैं ना। लेफ्ट को ये एंटी नेशनल कैसे कह रहे हैं? नहीं ये वो आप बोलिए, मेरी बात सुने, आप बोलिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम आपको पूरा टाइम देंगे, इंटरफेयर भी नहीं करेंगे। उन जिनका अरे आप आरएसएस को एंटी नेशनल कह सकते हैं तो वो आपको भी पलट कर जवाब क्यों बोलेंगे आप सर? प्लीज क्यों बोलेंगे आप? थोड़ा सा नक्सलवाद वो करे, एक दूसरे की आइडियोलॉजी का थोड़ा सा ख्याल रखिए और जो वो कह रहे हैं समझने की कोशिश कीजिए। आपकी बारी आएगी, जवाब दे दीजिएगा, नहीं तो मुझे ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा। राजीव पांडे साहब जल्दी से कंप्लीट करें। समीर भाई डिबेट का जो स्टैंडर्ड है वो गिराते हैं ऐसे प्रोग्राम में जो लोग आते हैं। मेरी बात कहने दीजिए, 1 मिनट आप बोलिए राजीव साहब, कंप्लीट करें। भाई तो ये जो विषय है, नहीं प्लीज डोंट गो फॉर पर्सनल अटैक्स। कहा है संघ वही वर्षों से कह रहा है, और सेकुलरिज्म
इंडिया में सेकुलरिज्म का मतलब हिंदुइज्म है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ, हिंदुत्व इज ए वे ऑफ लाइफ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है। और भारत में जितने भी लोग हैं सब हिंदू हैं। वी डोंट एग्री। ऐसी समझ संघ परिवार की है, ऐसी भावना है, और परम पूज्य सरस्वती चालक जी ने इस भावना को कई बार व्यक्त किया है, और आज प्रणव दा को कुछ हिंदू हैं, भी कुछ उसी मुसलमान भावना को व्यक्त किया है। जो भी अरे भाई राजीव पांडे साहब, आज प्रणब मुखर्जी ने आप लोगों को एक सीख दी है। समीर भाई मैं बोलना चाहूंगा, आपने प्रणब मुखर्जी को आरएसएस के हेडक्वार्टर में बुलाया और उन्होंने जो कहा उसको मैं बोलना चाहूंगा समीर भाई, भी कीजिए, उसको आप खारिज में मत कीजिए। उन्होंने साफ कहा कि राष्ट्रवाद समीर भाई प्रणब मुखर्जी ने और मोहन भागवत दोनों ने हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया है। नहीं लगा सकते आप नेशनलिज्म पर। हाँ, इस बात को ये अपना इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। अगर आप मानते हैं तो बताइए। समीर भाई ये नहीं मानते खारिज करने इस बयान को तो बताइए। डिस्टॉर्ट किया है। नहीं बिल्कुल मानते हैं, उन्होंने जो कहा है वही संघ परिवार कह रहा है। हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अरे भाई मैंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का रेफरेंस दिया है हिंदुत्व के लिए। मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में कहा है कि हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ इन इंडिया, और जो भी लोग हैं वो हिंदू हैं, ये संघ का मानना है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये देश सबका है और सब हिंदू नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये देश सबका है और सब हिंदू नहीं है। राजपूत साहब आ गए हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के करना पड़ेगा। सुरेंद्र राजपूत साहब, मुझे ये बताइए कि प्रणब मुखर्जी का आज का ये जो पूरा स्टे रहा आरएसएस हेडक्वार्टर में, जिस तरह की उनकी स्पीच रही, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत डॉक्टर हेडगेवार की तस्वीर पर माला चढ़ाकर की और उन्हें भारत मां का वीर सपूत बताया, महान सपूत बताया, क्या कांग्रेस के लिए मुश्किल की घड़ी है? क्या आप लोगों ने जो पिछले दिनों और खास तौर पर आपके प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने आरएसएस पर जो हमला बोला, उन हमलों की धार क्या कुंद कर दी क्या आज प्रणब मुखर्जी ने? इसीलिए आप लोग भरपूर कोशिश कर रहे थे उन्हें रोकने की। समीर भाई देखिए, आज प्रणब मुखर्जी के भाषण के बाद मेरे ख्याल से सारी चीजें स्पष्ट हो जानी चाहिए, और जिस तरीके से कुछ लोग आरएसएस की संघ की विचारधारा को निर्लज्ज तरीके से बचा रहे हैं, प्रणब मुखर्जी के भाषण को या तो वो समझे नहीं, अंग्रेजी में बोला था उन्होंने, इन्हें अंग्रेजों से अंग्रेजी तो सीख लेनी चाहिए थी कम से कम। जब उन्होंने प्लूरलिज्म की बात की, जब उन्होंने कहा कि बहुलतावादी देश है, जब उन्होंने कहा कि संघ यहाँ पर जो संविधान को मानने वाले लोग रहेंगे, इन्होंने कहा कि बहुसंख्यक लोग रहेंगे, धार्मिक लोग रहेंगे, ये सारी बातें जो प्रणब मुखर्जी का एक एक शब्द है, अगर आरएसएस इसको आत्मसात करता है तो निश्चित तौर पर कहीं कोई विरोधाभास है ही नहीं। हम भी भारत के वासी, वो भी भारत के वासी। और दूसरी बात, संघ के ऊपर जो हमारा हमला है, वो हमारा हमला उसका संविधान को न मानने को लेकर के है, तिरंगे को न मानने को लेकर के है। संविधान की जगह वो लोग चाहते हैं मनुसंहिता लगे और या फिर बंच ऑफ थॉट लगे गोवलकर का, तो हम इस चीज को होने नहीं देना चाहते। और दूसरी बात, जो बातें सारी प्रणब मुखर्जी ने कही, तो एक ही लाइन आती है कि बजाते रहो। अगर इनको नहीं समझ में आया, आरएसएस प्रमुख ने भी कहा कि उनका भाषण अंग्रेजी में होगा, कान लगा के सुनना। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से भी और संघ के मित्रों से भी कहूंगा कि जरा कान लगा के और दिमाग खोल के सुनो, वरना दिक्कत हो जाएगी। जितनी बातें उन्होंने कही शुरू से लेकर के आखिरी तक, वही बात हम आपसे भी कहना चाहते हैं। सोच का परिचय दिया उन्होंने वही बात उन्होंने उनके मांद में बैठकर बड़ी सीख देने की कोशिश की है आरएसएस को, संघ को प्रणब मुखर्जी ने आज। मौलाना साजिद रशीदी, की आपको ऐसा लगा और या फिर कहीं ना कहीं आज संघ का भी बिल्कुल आरएसएस का भी उनको सीख नजर आया? वो सीख लीजिए। उन्होंने साफ कहा कि ये गलत धारणा बन गई है कि संघ सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रहा है, हिंदू धर्म के लिए काम कर रहा है। हम तो सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं, यानी सबको जोड़ने की आज बात हुई है, चाहे वो प्रणब मुखर्जी की स्पीच हो या फिर मोहन भागवत की स्पीच हो। जी भाई, दरअसल अगर हम आरएसएस की हिस्ट्री पर जाते ठीक एनालिसिस है समीर भाई आपका, तो ये ऐसी इंतहा पसंद तंजीम है जिसका माजी जो है बड़ा दागदार रहा है। और आपको याद होगा कि 4 बार इस पर पाबंदी लगी, अंग्रेजों ने पाबंदी लगाई, 1947 में लगी, महात्मा गांधी का मर्डर हुआ तब लगी, 1992 में लगी। ये हिस्ट्री का एक पार्ट है।
अगर इंतहा पसंद तंजीम है तभी इस पर पाबंदी लगी है। अगर ये तंजीम अच्छी होती और सांस्कृतिक होती, जैसा ये लोग सब कहते हैं कि सांस्कृतिक तंजीम है, अगर ऐसा होता है तो इस पर बहुत सारी सांस्कृतिक तंजीम काम कर रही है देश के अंदर, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। इस पर पाबंदी इसलिए है जिसका जिक्र 1948 में सरदार पटेल ने गोलूवालकर को एक खत लिखते हुए किया था। आपको याद होगा एक खत लिखा गया था 11 सितंबर 1948 को, और उन्होंने साफ तौर से लिखा था कि कहीं परेशानी नहीं होती, आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं हिंदुओं के लिए और हिंदुओं के लिए काम कीजिए, लेकिन परेशानी जब होती है जब आप मुसलमानों से प्रतिशोध लेने के लिए कदम उठाते हैं, यानी मुसलमानों को अपना दुश्मन मानते हैं। और मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, उन्होंने यहां तक भी कहा, यही परसेप्शन तो बदलने की कोशिश नहीं की गई क्या? मैं वही आज की स्पीच में जिस तरह की बातें, मैं वही कह रहा हूं, उन्होंने ये भी कहा, एक सेंटेंस में पढ़ दूं, उन्होंने ये भी कहा कि संघ के लोगों के अंदर एक जहर भरा हुआ है, वो बाकायदा कोड है। ये अगर तारीख हम देखें, अगर तारीख हम देखें तो वो तारीख तो कहीं ना कहीं दागदार है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत बड़ी बात है, अगर आज संघ अपने आप को यू टर्न लेता है, जैसे राजपूत जी ने भी कहा, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, अगर ये यू टर्न ले लेते हैं, हमारी जो इनसे घृणा है, हमारी इनसे जो नफरत है, इसी वजह से कि देश को तोड़ना चाहते हैं और जंग आजादी में भी अंग्रेजों के साथ थे, अगर ये यू टर्न ले लेते हैं और अपने आप को सांस्कृतिक तंजीम बनाकर देश को आगे बढ़ाने में काम करते हैं तो हम भी इनके साथ हैं। अनुराग भदौरिया साहब, यू टर्न की बात हो रही है, ये यू टर्न किसकी आइडियोलॉजी का है? किसने अपनी आइडियोलॉजी बदली है? एक सवाल ये भी उठ रहा है, क्योंकि प्रणब मुखर्जी साहब जो कि कांग्रेस की विचारधारा से आते हैं, वो डॉक्टर हेडगेवार की तस्वीर पर माला चढ़ाते हैं और दूसरी तरफ आरएसएस का सॉफ्ट स्टैंड। पहले भी आपको बोला कौन विचारधारा बदल रहा है? नहीं, मैंने पहले भी कहा था, आरएसएस अगर घृणा, विभाजन और शत्रुता की अगर वो संस्कृति छोड़ दे और भारतीय संविधान पे, भारतीय राष्ट्रगान पे, भारतीय झंडे पे और भारतीय मूल्यों को, और अपने अंदर समाजवाद, सामाजिक न्याय, पंथ निरपेक्षता, समता और समानता और बंधुता का अगर उस पर विश्वास करने लगे तो हमारे उनके साथ कोई झगड़ा ही नहीं है। हमारे साथ उनका झगड़ा किस बात का है? वो हमेशा राष्ट्र को क्या विभाजन की बात करते हैं, वो दूसरे धर्म को शत्रुता के हिसाब से देखते हैं, दूसरे किसी एक समुदाय को अपना उसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहते। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप संविधान पे तो यकीन करो, आपत्ति है, हमारे राष्ट्र पे तो यकीन करो। आप राष्ट्रध्वज भी फहराने में आपको शर्म आती है, आप राष्ट्रध्वज का भी अपमान करते हो। भाई आपको इतना राष्ट्र से प्यार है तो कम से कम राष्ट्रध्वज तो अपना वहां फहराओ। यही बात जानकारी नहीं है, जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, यही बात प्रणदा उनको बोल गए कि आप राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्र मूल्यों को, राष्ट्र के मूल्यों का सम्मान करो और समाजवाद और सामाजिक न्याय कि आप चर्चा करो, वो तो आप करोगे नहीं। इस पर देशपांडे साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए देशपांडे साहब। देखिए फिर घूम फिर कर राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज पर बात आ गई जो आज दिखे नहीं वहां पर। नहीं, देखिए इसके अंदर इस प्रकार के आरोप लगाने का और ये हमने सुनने का, इसका अनुभव बहुत पुराना है और ये होता है और इनका काम ही है केवल इस प्रकार से आरोप लगाते रहना। इसके ऊपर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राष्ट्रगान क्यों नहीं था? तो आप राष्ट्रध्वज क्यों नहीं कहा था? इसका मेरा आरोप है। कमाल, मैं आप इसी को तो आरोप लगाता हूँ कि आप राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज तो राष्ट्रीय मूल्यों पे आप उसका सम्मान नहीं करते, आप संविधान का सम्मान नहीं करते। यही तो मैं आरोप लगाता हूँ। मैं तो आपसे कहता हूँ आप इसका सम्मान करने लगो, मैं आपको इज्जत देने लगूंगा। अच्छा, आप राष्ट्रवाद की बात करते हो लेकिन राष्ट्रवाद का कोई भी फॉर्मूला नहीं अपनाते हो आप। चलिए भदौरिया साहब, आपने कुल मिलाकर इस मुद्दे पर घेर लिया। देशपांडे साहब को मैं फिर से टाइम दूंगा, ब्रेक के बाद चलाऊंगा तो देशपांडे साहब मैं आप ही से शुरू करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, मजबूरी है। ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर और इस बहस को यहीं से शुरू करेंगे देशपांडे साहब के जवाब के साथ। छोटा सा ब्रेक। तो प्रणब दा बने भागवत के मेहमान तो कांग्रेस क्यों हुई परेशान, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आरएसएस की तरफ से देशपांडे साहब आज मुंबई से हमारे खास मेहमान हैं। देशपांडे साहब, ब्रेक से पहले अनुराग भदौरिया साहब ने जो सवाल उठाया और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं कि भाई नेशनल फ्लैग कहां था,
और नेशनल एंथम क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं गाया गया? इसका आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं राजपूत साहब के पास जाऊं। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जानकारी नहीं है, शायद ये न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं है या फिर ये न्यूज़ देखते भी नहीं है, क्योंकि अभी इस बार का जो 26 जनवरी का कार्यक्रम हुआ उस समय पर संघ के नहीं, आज के प्रोग्राम का जिक्र हो रहा है। केरल के एक कार्यक्रम साहब, आज के प्रोग्राम में आप राष्ट्रगान हुआ कि नहीं, आपने फहराया क्यों नहीं गाया गया, नेशनल फ्लैग क्यों नहीं फहराया गया, इसका जिक्र हो रहा है। इस पर वो अटैक कर रहे हैं, उसका जवाब देना चाहेंगे या नहीं? राष्ट्रगान आपके यहाँ हुआ कि नहीं हुआ, बस इतना बता दीजिए। ये राष्ट्र ध्वज आपने फहराया कि नहीं फहराया, ये बता दीजिए, बस दुनिया का ज्ञान मत दीजिए। ये प्रश्न ही स्थानीय है, इसका कोई मतलब नहीं है इस प्रश्न का। भाई संघ का कार्यक्रम है, संघ के कार्यक्रम के अंदर संघ का ध्वज लगा हुआ है और संघ जो है, अरे तो फिर आप इतनी संघ जो है, राष्ट्रवाद की बात करते हो, आप अपनी खाली बात मत चलाइए, पहले बात सुनिए, पहले बात सुनने की, राष्ट्र के मूल्यों की बात करो, पहले बात सुनने की पहले बात सुनने की क्षमता खड़ी करो। क्वेश्चन पूछता हूँ, बात ऐसी है, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। संघ के अंदर भगवा ध्वज ये गुरु के स्थान पर है, बस इतना हम अपने गुरु के सानिध्य में सारे कार्यक्रम करते हैं और इसलिए नहीं वो सुनना नहीं चाहते हैं ना, ये कठिनाई है, ये सुनेंगे ही नहीं, ये समझना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते और उसको क्या बताओगे नहीं, क्योंकि आप बताओगे अच्छे ढंग से लेना भी नहीं चाहते। ये इनकी कठिनाई है, ये इनकी कठिनाई है। अरे भैया आप देना चाह रहे ना, दे दीजिए। आप बार-बार आप भारत माता की जय बोलते हो, कठिनाई ऐसी है। राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज क्यों नहीं आपने फहराया, बता दीजिए, और क्यों नहीं गाया? हाँ तो बोलो ना। सिर्फ अरे भाई संघ के अंदर भगवा ध्वज है, संघ में गुरु माना जाता है और हम केवल गुरु के सानिध्य में अपने कार्यक्रम करते हैं, ये फर्जी नहीं है। आप इसको फर्जी कैसे कह सकते हैं? आप इसको फर्जी कैसे कह सकते हैं? ये भगवा ध्वज संघ में भी आपको दे गए, मैंने भी आपको दी। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि नेशनल फ्लैग फहराने की या राष्ट्रगान गाने की वहां पर उस प्रोग्राम में कोई जरूरत नहीं थी। चलिए ठीक है, मैं आरएसएस का वर्जन मान लेता हूँ। सुरेंद्र राजपूत के पास अब हम आते हैं। एक मिनट कार्यक्रमों के अंदर, एक मिनट सर, अब दूसरों को भी सुन लीजिए। सुरेंद्र राजपूत साहब फहराया जाता है। सुरेंद्र राजपूत साहब, आपको पता ही नहीं है, आरएसएस के मंच पर नहीं है, अब हम क्या करें? जब आज आरएसएस के मंच पर प्रणब मुखर्जी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ खड़े होकर यह कहा कि भाई कोई भी धर्म नेशनलिज्म की पहचान नहीं हो सकता, भारत की पहचान नहीं हो सकता, तब तो आपको जाहिर है खुशी हुई होगी, थोड़ा सा राहत आपको मिली होगी। लेकिन जब प्रणब मुखर्जी ने डॉक्टर हेडगेवार के बारे में यह कहा कि वो भारत मां के महान सपूत हैं और उनको मैंने आज श्रद्धांजलि दी, तो आपको कहीं ना कहीं क्या उनकी आइडियोलॉजी में यू टर्न नजर आया? क्या ये कांग्रेस के लिए उनका यह कहना, डॉक्टर हेडगेवार को महान सपूत बताना, क्या आगे चलकर दिक्कत पैदा करेगा? क्या ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार वो शख्स थे जिन्होंने संघ की स्थापना की हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश के आधार पर, और पूरी तरह से कट्टर हिंदुत्व का चेहरा डॉक्टर हेडगेवार को माना जाता है। तो यह आपके लिए दिक्कत का सबब होगा क्या आने वाले वक्त में? दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं, आपसे बताऊं समीर भाई। नंबर एक बात यह है कि हेगड़ेवार कांग्रेस के प्रोडक्ट थे, वहां से वो संघ की तरफ गए, उन्होंने संघ बनाई है, अपने आप में सच है। दूसरी, हमारी संस्कृति, जिस सनातन संस्कृति का हम पालन करते हैं, उसमें मरे हुए व्यक्ति के बारे में हमेशा सम्मान सूचक व्यक्ति शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत स्पष्ट है, किसी भी मरे हुए व्यक्ति के लिए सम्मान सूचक शब्दों का। प्रणब मुखर्जी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जिसको कह सकते हैं हम लोग, वो कांग्रेस के प्रोडक्ट थे, हैं और रहेंगे। कुछ लोगों से मतांतर है, और मतांतर होना इस देश की विविधता की निशानी है। हम एक रंग के लोग नहीं है, हम एक भाषा के लोग नहीं है, एक पंथ के नहीं है, एक मजहब के नहीं है, एक जाति के नहीं है, और ये सारी सच्चाइयां
कांग्रेस स्वीकार करके चलती है कि जब एक रंग, एक धर्म, एक पंथ के लोग नहीं है तो एक मतांतर के भी लोगों को रहना हिंदुस्तान में। हम संघ और भाजपा की तरीके से नहीं है कि सिर्फ एक ही रंग के फूल खिले यहां पर। तो प्रणब मुखर्जी का अपना मत है, कांग्रेस का अपना मत है, कांग्रेस के मत के साथ प्रणब मुखर्जी आज भी हैं और उसी मतांतर का स्वागत करते हुए प्रणब मुखर्जी ने जो संघ के मंच से धोया है, संघ को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी, अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी जो के लोग जो अंग्रेजी समझ रहे होंगे और संघ के लोग जो अंग्रेजी समझ रहे होंगे वो जरूर चिंतन करेंगे कि आज संघ में प्रणब मुखर्जी क्या कहकर के चले गए। और प्रणब मुखर्जी अगर पूरी बात प्रणब जी की मानते हैं तो निश्चित तौर पर फिर कोई मतांतर होने का सवाल ही नहीं है। संघ जो है अपनी इस आइडियोलॉजी से यूटर्न ले, संघ रास्ते क्षमा मांगे कि अंग्रेजों के आंदोलन में नहीं शामिल हुए थे, संघ क्षमा मांगे कि गोडसे नाम का आतंकवादी था, संघ कहे कि गोडसे आतंकवादी था। यहां पर संघ प्रमुख के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और भाजपा के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, दोनों लोग कहें कि गोडसे आतंकवादी, गोडसे मुर्दाबाद, और कहें ये लोग कि भारत के संविधान में भरोसा करते हैं। ये सिनेमा हॉल में तो कह देते हैं कि साहब राष्ट्रगान बजाइए और इतना बड़ा संघ का कार्यक्रम उसमें राष्ट्रगान नहीं बजाएंगे। उसमें नहीं बजा। ठीक है, ठीक है। राजीव पांडे, ओह राजीव पांडे साहब का सिग्नल ब्रेक हो गया है। मैं उनके पास इस सवाल के जवाब के लिए जाऊंगा, लेकिन उससे पहले सीपीआई की तरफ से विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। जवाब कभी नहीं देंगे समीर भाई, आप संघ के प्रतिनिधि से पूछ लीजिए। नहीं, मैं इस सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, समीर भाई, कुछ ज्यादा ही डर, कुछ ज्यादा ही खौफ हो गया था क्या प्रणब मुखर्जी के आरएसएस हेडक्वार्टर पहुंचने का? असल में ऐसा कुछ था नहीं। भारत जो है वो अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग यहां पर रहते हैं और जैसा कि राजपूत साहब ने कहा कि अलग अलग रंगों के फूल हैं, सब मिलकर चलते हैं, सबकी विचारधारा का सम्मान करना चाहिए। जी जी जी, देखिए सुनिए समीर भाई, इसमें क्या था, ये एक स्वतंत्र राष्ट्र है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, किसी से मिल सकता है, कुछ भी कह सकता है, जब तक वो संविधान की धाराओं के अंदर रहे। लेकिन यहां पे बहुत से सेक्युलर पार्टीज के लोग, बहुत सी सेक्युलर पार्टीज के कार्यकर्ता डिसअपॉइंटेड जरूर थे। वो इस बात से डिसअपॉइंटेड थे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने, आज प्रणब दा ने बोला कि मैं 50 साल से ऊपर मैं राजनीति में और सेक्युलर राजनीति में रहा हूं, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहे, कई पदों पे रहे, कांग्रेस की वजह से राष्ट्रपति भी बने, और अपने पॉलिटिकल करियर में 2010 तक में उन्होंने आरएसएस को क्रिटिसाइज किया, उसकी आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज किया। फिर अचानक जब उन्होंने इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया तो ये एक तरीके से एक सोचने वाली बात थी कि ऐसा क्यों हुआ, और इसके ऊपर हम सारे चैनल्स के ऊपर 3 दिन से, क्या 5 दिन से डिबेट चल रहा है। लेकिन ये अच्छी बात ये हुई कि वहां जाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने सेक्युलरिज्म को एंडोर्स किया, हमारी माइनॉरिटीज और मुसलमानों को एंडोर्स किया, 600 साल के मुसलमान शासकों के राज्य को भी उन्होंने भारत का हिस्सा बोला एक तरीके से, और ऊपर से मोहन भागवत जी को भी फोर्स करा और आरएसएस को फोर्स करा कि आप भी सेक्युलरिज्म ही बोलिए और मॉडर्न सेक्युलरिज्म बोलिए। ये नहीं जैसे आरएसएस कहता है कि हिंदू राष्ट्र है, सभी हिंदू हैं। नो, मॉडर्न पर्सपेक्टिव में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी माइनॉरिटीज एक साथ रहेंगी। ये एंडोर्समेंट जो प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस को मनवाया, ये मेन उपलब्धि है आज की, ये आज की मेन उपलब्धि है। ठीक है, राजीव पांडे साहब आप जवाब दे दीजिए विवेक श्रीवास्तव साहब और सुरेंद्र राजपूत साहब दोनों के सवालों का। आपका सिग्नल ब्रेक हो गया था जी। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले एक बहुत बड़ा झूठ फैलाने की कोशिश हो रही है देश में कि आरएसएस कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहती है। अब इनको समझ में नहीं आता कि भारत के संविधान बनने की क्या प्रक्रिया है, उसको बदलने की क्या प्रक्रिया है। आरएसएस ने कभी ऐसा नहीं कहा। पहली बात, ये कांग्रेस का एक झूठ तंत्र बना है जब से कैम्ब्रिज एनालिटिका इनके पास आया। सर वो कहेंगे एससी एसटी एक्ट खत्म कर रही है, में कहा था लोन वेव कर दिया। अरे भाई एक मिनट रुक जाओ यार, 1949 में कहा था, आप एक पढ़े लाइन लिखे नहीं बोलने व्यक्ति देते। हैं। 1949 में आप जब बोल रहे थे मैंने कुछ बोला क्या? संघ ने संविधान को जलाया था, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को जलाया था, उनकी प्रतियों को जलाया था। आप ऐसा नहीं सर, आप तो बहुत विद्वान आदमी है राजीव पांडे साहब। कैसे मनु संहिता को जो संविधान मानने वाले लोग थे, गोवलकर के बंच ऑफ थॉट को, आज आप कहिए कि हम संघ को, संविधान को मानते हैं, और आज आप कहिए कि गोडसे आतंकवादी, गोडसे मुर्दाबाद।
हम मानेंगे आपकी बात को। आप कहिए कि भारत देश में सिग्नल ब्रेक हो रहा है। आज राजीव पांडे साहब का सिग्नल ब्रेक हो रहा है। आतंकवादी गोड़ से मुर्दाबाद। 10-15 सेकंड वो बोलना शुरू करते हैं, आप लोग बीच में बोल पड़ते हैं। अरे इनका सिग्नल ऐसे कैसे बात हो पाई? विचारधाराओं का सम्मान कीजिए भाई। 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट जी बोलिए पांडे जी। तो इस तरीके के जो झूठ का एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, देश देख रही है। और मौलाना साहब ने कहा कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगा, लेकिन हर बार प्रतिबंध लगने के बाद कोर्ट ने उसको खारिज किया या सरकार ने वापस ले लिया। अगर प्रतिबंध लगा तो आप सिमी पे लगा है, कोर्ट ने आपको दिया ये नहीं। भी संविधान की खूबसूरती है सर, मनु संहिता होती तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। आरएसएस पे कभी भी कोई भी प्रतिबंध 2 साल, 1.5 साल, 3 साल के भीतर खत्म हो गया। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जो आप बीजेपी को क्या है, बीजेपी हिंदू राष्ट्र कोई लेना देना नहीं है। आज प्रणब दा के भाषण से एक बात तय हो गया कि उन्होंने जो एक बात कही कि विदेशी शासक 6 साल 100 साल तक हमारे ऊपर रूल किए, सर ये गोडसे आतंकवादी है या नहीं? नफरत कौन फैलाते हैं? नाथूराम गोडसे जी आतंकवादी थे या नहीं? भारत में जो जिहादी नाथूराम गोडसे को आप देश का पहला आतंकवादी मानेंगे? पैसे आ रहे हैं आपको सऊदी अरेबिया से, नफरत। नाथूराम गोडसे से बड़ा जिहादी मानसिकता का कौन था? समीर इनसे पूछिए कि नाथूराम गोडसे से बड़ी जिहादी मानसिकता है महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे, उससे बड़ी जिहादी मानसिकता का आदमी कौन था? जो लोग जिहादी मानसिकता से हैं और कांग्रेस ने उनको पाला पोसा। अरे नाथूराम गोडसे को मुर्दाबाद कहिए, राजीव पांडे जी देश मांग रहा है। जिहादी जैसा नाथूराम गोडसे को मुर्दाबाद कहिए, डिसोन कीजिए। पांडे जी ऐसा है, नाथूराम गोडसे जी का संघ से कोई लेना देना नहीं था। आप राजपूत जी क्या है, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, आरएसएस से कोई लेना कि आतंकवादी नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, उनको सजा दिया। आप नाथूराम गोडसे को आरएसएस के डिबेट में क्यों ला रहे हैं? जब आपके नाथूराम गोडसे का आपके पास है कोई इंफॉर्मेशन? आपके नेता ने माफी मांगी है, क्या मुर्दाबाद 3 नेताओं ने माफी मांगी है। सावरकर ने पूरी जिंदगी नाथूराम गोडसे की मुकदमा लड़ा है। समीर नाथूराम गोडसे का मुकदमा सावरकर ने लड़ा है, ये ऐतिहासिक सच है। भैया आप मुर्दाबाद बोल दो ना, क्या रिश्तेदार है आपके? क्या नाथूराम गोडसे बोल दीजिए मुर्दाबाद, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, बात खत्म हो गई। भदौरिया जी, सावरकर ने पूरी जिंदगी नाथूराम गोडसे का मुकदमा लड़ा है। हाँ जी, आप मुलायम से नहीं बोलेंगे, भदौरिया साहब कह दिया नहीं बोलेंगे। मेरी मौलाना साजिद रशीदी साहब मुसलमानों से केस वापस लिया, अखिलेश यादव मुर्दाबाद बोलिए, मुलायम सिंह यादव मुर्दाबाद बोलिए, पहले भदौरिया मुलायम सिंह मुर्दाबाद बोलिए, जिन्ना मुर्दाबाद बोलिए, अखिलेश यादव मुर्दाबाद बोलिए, बोलिए अखिलेश यादव। आरएसएस के मंच से ये मानेंगे आप, ये बड़ी बात है भाई, ये डिबेट और जा रही है। मोहन भागवत की जो स्पीच थी, आपने प्रणब मुखर्जी की जो स्पीच, भाषा लैंग्वेज भले अलग अलग है, लेकिन बात एक ही कहने की कोशिश की गई, ये बात मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल देखिए ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये देश, इस देश की पहचान। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, जब थोड़ी एकता की बातें हो रही हैं तो उसको भी तो एंडोर्स कर दीजिए ना। आज अच्छी बातें भी हुई हैं, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं ना। नफरत फैलाना छोड़ दिया जाए ना, कुछ हासिल नहीं होने वाला इससे। मोहब्बत की बात कर लेते हैं, आज मैसेज यही दिया गया है जी। देखिए समीर भाई, ये सच्चाई है, इस देश की खूबसूरती यही है, और इस देश को विदेशों में इसीलिए जाना जाता है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने अपने कल्चर के साथ, अपने अपने मजहब के साथ दोनों मिलजुल कर रहते हैं, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये इस देश की खूबसूरती है, और यही इस देश को आगे ले जाने वाली बातें भी हैं। अगर इसके अलावा कोई आदमी अपनी एक रणनीति लेकर चलता है, अब देखिए जैसे बार बार कहा गया कि साहब इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने किया, संघ ने, अगर देश का झंडा फहरा दिया जाता, नेशनल गीत गा दिया जाता, तो उसमें बुराई क्या थी? लेकिन उनको अपनी आइडियोलॉजी बतानी है और अपनी जो थिंक है वो देश पर थोपनी है। मैं आपको बताता चलूं कि अभी पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ जी ने 200 मदरसों को इसलिए कैंसिल कर दिया कि उन्होंने 26 जनवरी पर नेशनल एंथम नहीं गाया और उसकी वीडियोग्राफी नहीं की, उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन आरएसएस इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहा है, आरएसएस
पर कोई टिप्पणी करने को तैयार नहीं है। आरएसएस को सब लोग जो है इंडोर्स कर रहे हैं और उसकी तरफदारी कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि आप इस नफरत की राजनीति से कब बाहर आएंगे, देश की सबसे बड़ी खूबसूरती को कब अपनाएंगे। अगर नाथूराम गोडसे को आप कहते हैं कि आरएसएस का आदमी नहीं था तो उसको मुर्दाबाद कहने में आपको बुराई क्या है? मैं 10 बार उसको मुर्दाबाद कह दूं। जब हाफिज सईद से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसको नापाक कहने में, उसको मुर्दाबाद कहने में हमारी क्या बुराई है? जब आईसिस को हम नहीं मानते तो हम बगदादी को मुर्दाबाद कहने में क्या बुराई है? कह देना चाहिए हमको। ठीक है। जब आतंकवाद से मुसलमान का लेना देना नहीं है तो आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के लिए हमें सरकार का साथ देना चाहिए, उसमें बुराई क्या है? आप नाथूराम गोडसे को अपना भी नहीं मानते और उसको मुर्दाबाद कहने को तैयार भी नहीं। इससे आपकी मानसिकता का पता चलता है कि नाथूराम गोडसे की पैदावार हैं आप। अच्छा, ठीक। राजीव पांडे साहब, जब प्रणब मुखर्जी ये कहते हैं आरएसएस के मंच से कि टॉलरेंस हमारी सबसे बड़ी पहचान है और डाइवर्सिटी हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इस मुल्क की खासियत यही है कि हिंदू मुस्लिम सिख सब मिलकर रहते हैं और इस देश को मजबूत करते हैं, जब वो ये बातें कहते हैं, क्या आप आरएसएस के लिए इसे एक सीख की तरह देखते हैं, एक टीचिंग्स की तरह देखते हैं कि बहुत कुछ समझाने की भी कोशिश की है उन्होंने? कहना चाह रहा हूं इन अल्फाजों में आरएसएस इसी प्रिंसिपल पर काम कर रही है। 1925 से आरएसएस ने कभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई विभेद किया ही नहीं और उनका मानना है कि हमारी आइडियोलॉजी जो है वो हिंदू राष्ट्र की है ना। राजीव पांडे साहब, एक मिनट, वो सारे हिंदू थे और जो भी इस भारत भूखंड राजीव पांडे साहब, हिंदू राष्ट्र की जो आइडियोलॉजी है ना, वही सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। सर, परम संघचालक जी ने कहा है कि जो भी इस धरातल पर है सब बराबर है, किसी के साथ विभेद करने की जरूरत नहीं है। नव जिहाद, गैर रक्षा, ये कहां से पैदा हुआ? ये पैदा हुआ है, सबका साथ सबका विकास। आप इसको फॉलो नहीं करते हैं? कहां से आती है? समाज के अंदर में फॉलो नहीं करते हैं। मैंने कहा कि आप अफवाह की संस्कृति छोड़ दीजिए। और जिहादी जो अलायंस तोड़ने का राजीव पांडे जवाब नहीं मिला। मैंने कहा ये जो हिंदू राष्ट्र वाली फिलॉसफी है ना, जो उनकी उस पर आज कहीं ना कहीं अटैक किया है प्रणब दा ने। आप मानिए या ना मानिए, उन्होंने साफ कहा है कि नेशनलिज्म जो है वो किसी एक धर्म की बकौती नहीं हो सकता। आज मनमोहन वैद्य जी का स्टेटमेंट आया, तो ये जो हिंदू राष्ट्र का राग आप लोग छेड़ते हैं, ये कंफ्यूजन फैलाता है भाई। समीर भाई, आज आरएसएस बैकफुट पे था, आज आरएसएस बैकफुट पे था, आज मोहन भागवत बैकफुट पे थे। आरएसएस का कभी बैकफुट पे होता है ना, कभी बैकफुट पे होता है। ये आपकी बैकफुट पे था, एक कदम और आगे चला गया। कंफ्यूजन हम फैला रहे हैं, कंफ्यूजन आप फैला रहे हो। इतने अच्छे प्यारे देश एक कदम और आगे चला गया। धर्म के नाम जो लोग समीर भाई, आज आरएसएस बैकफुट पे था, कभी जनता के मुद्दों की बात की आरएसएस ने कभी महंगाई को लेकर बात की? क्या उन्होंने बेरोजगारी पे कभी चर्चा की? क्या उन्होंने किसानों पे जो भूख हड़ताल हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई खत्म करना है देश से आरएसएस की भदौरिया जी, राजपूत जी, जिम्मेदारी हो सकता है। चेहरा देखिए, उनके चेहरे से लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे उन पर बॉम्ब शेल हो गया। आप इनके चेहरे को देखिए, भदौरिया जी के चेहरे को देखिए, राजपूत जी के चेहरे को दीजिए, श्रीवास्तव जी को और मौलाना साहब को देखिए। लग रहा है कि इनके ऊपर आपका चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है, आपका चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है भाई। राजीव जी, आप आईने में अपने आप को देख लीजिए, हमें देखने से पहले। उनकी प्रॉब्लम कहां से आ रही है कि अहमद पटेल कह रहे हैं उनको नहीं जाना चाहिए था, उनकी बेटी से ट्वीट करवा रही है कांग्रेस पार्टी। ये बहुत ही, मतलब आपको मैं बता नहीं सकता कितनी गिरी हुई हरकत है कांग्रेस बोलती है आरएसएस कभी। प्रणब मुखर्जी के आरएसएस हेडक्वार्टर जाने से आरएसएस बैकफुट पर नजर आप लोग, कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं कि आरएसएस आज बैकफुट पर है। मतलब खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है क्या आपको? समीर जी, आज आरएसएस का बैकफुट पे जाने का प्रश्न ही नहीं है। मोहन भागवत बैकफुट पे थे और आगे निकल गया, और 2 कदम और आगे बोलने दीजिए, मैंने इंटरफेयर नहीं किया था। और आज भारत एक्सेप्टेंस और बढ़ गई है, एक्सेप्ट करना पड़ा। आज प्रणब मुखर्जी के जाने से एक्सेप्टेंस और बढ़ी है आरएसएस की। राजपूत साहब, मानते हैं आप? तो 2 कदम आगे तो निकलेगा, आपके मंच पे आपकी बेइज्जती हुई है। आज सेकुलरिज्म को एक्सेप्ट किया आपने, आज सेकुलरिज्म को एक्सेप्ट करना पड़ा है। आज मोहन भागवत भाई, आपके सारे लोग जा करके उनको मना करते रहे, लेकिन हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट से बैकफुट पे आना पड़ा है। जानते हैं सत्य क्या है।
और वो सत्य ये जानते हैं समीर कि भाई, जब आपका प्रश्न कि क्या जब है? आरएसएस ये कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र क्या है, आरएसएस तो इस धर्म बात की से राजनीति वो कर रही है, राष्ट्रवाद पूर्णतः की, फर्जी सहमति राष्ट्रवाद रखते की हैं बात करती है और इसीलिए वो और संघ अंधेरे के में मंच राष्ट्र पर को तोड़ने आए। का काम करती है। राजपूत साहब, आप ये मानते हैं आज प्रणब मुखर्जी के आरएसएस हेडक्वार्टर जाने से आरएसएस की एक्सेप्टेंस और बढ़ी है? बहुत पुराने हो चुके हैं साहब। मानना पड़ा कि हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट सही नहीं है। देखिए समीर भाई, आरएसएस की स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए ना प्रणब मुखर्जी वहां गए थे ना जाएंगे। प्रणब मुखर्जी डंडा ठोक के, दिल ठोक के, ताल ठोक के उनको समझाने गए थे और वो समझा करके आए हैं, धमक दे करके आए हैं, बता करके आए हैं कि देश क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, धर्म क्या होता है, राष्ट्र धर्म क्या होता है, वो बता करके आए हैं कि संघ के लोग जो है जो तिरंगे की पूजा नहीं करते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि एक्सेप्टेंस बढ़ी या नहीं बढ़ी इस पर कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि जिस मकसद के तहत वो गए थे, जो सीख देने वो आरएसएस को गए थे, उसमें कामयाब हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई बहस के साथ हाजिर होऊंगा। शब बखैर।